नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, जहां से एक खबर आती है कि एक पति ने अपनी पत्नी को मारा, जला दिया। इसके बाद फिर ऐसा बवाल मचा कि इस वक्त यही बात हो रही है कि क्या आज जब हम 2025 में हैं, फिर भी दहेज को लेकर इस तरीके की मानसिकता लोगों की है कि वो पत्नी को मार देंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आरोपी पति विपिन को एनकाउंटर में गोली मारी है, जिसका समर्थन निक्की के परिवार वाले कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम प्रदेश के लोग भी यही कह रहे हैं कि अपराधियों के साथ, दहेज लोभियों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। ऐसे में मेरे साथ कल्की सेना के अध्यक्ष और पूर्व विंग कमांडर भी रहे पुष्कल द्विवेदी जी हैं। उनसे ही चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे दहेज को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर और इस तरीके की मानसिकता वालों को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है पुष्कल जी। और पहला सवाल यही मेरा कि ये कब तक अभिशाप रहेगा दहेज, बेटियां कब तक असुरक्षित रहेंगी दहेज को लेकर? देखिए, पहली बात तो प्रथम दृष्टया जो बातें मीडिया में आती हैं उन बातों पे मैं तो पूरी तरह यकीन नहीं करता हूं। इस मामले में हम थोड़ी सी दृष्टि अगर डालें तो हम ये पाएंगे कि भारत में दहेज के जो मामले हैं और दहेज प्रताड़ना के जो मामले हैं, बड़े स्तर पे ये मामले झूठे भी पाए जाते हैं और एक बड़े स्तर पे मामले सच्चे भी पाए जाते हैं। तो किसी केस को ये समझना कि जो प्रथम दृष्टया दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, वो सही है कि गलत, ये थोड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। लेकिन इस मामले में मैं कुछ चीजों से आश्वस्त हूं और मैं चाहूंगा कि जनता भी उसको ध्यान में रखे और आश्वस्त हो। देखिए, इनकी शादी को काफी साल हो गए थे जी, और जो भी इनके बीच के मनमुटाव चल रहे थे उसका मजमून यानी उसके अंदर का मैटर क्या था, वो मैटर थोड़ी हद तक सार्वजनिक था, क्योंकि 2-4 बार पंचायतों में दोनों ही पक्ष जा चुके हैं। अब जब पंचायत बैठती है, जब इस तरह के निर्णय बैठते हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठते हैं, समाज के भीतर के व्यक्ति, तो वहां सब चीजें खुल के बोली जाती है। दोनों पक्ष बोलते हैं कि दहेज है या वास्तविकता में कोई अफेयर है किसी का, या किसी से सास से नहीं पट रही है, या क्या कारण है। तो ऐसा नहीं है कि इस मामले में बहुत ज्यादा बातें छुपी होंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, कुछ छुपी हुई सत्य हैं जो मुझे लगता है 1-2 दिन में बाहर आएंगे। परंतु प्रथम दृष्टया अभी जो आया है, दहेज लेना और दहेज के लिए मारना, ये दोनों कानूनन जुर्म तो है ही है, ये शास्त्र के हिसाब से भी जुर्म है। और मारना तो किसी भी दशा में, पत्नी को हाथ भी लगाना यानी कि पत्नी को झापड़ भी मारना हमारे यहाँ निषेध है। एक आसमानी किताब है जो आसमान से जो है लोहे महफूज के अंदर से रखी हुई जिब्रील के माध्यम से बोलती है कि पीटो औरतों को, महिलाओं को। हमारे यहाँ कोई किताब ऐसे नहीं कहती है। तो हमारे शास्त्र तो पत्नी को मारने से भी मना करते हैं। तो मारना, पीटना या हत्या करना, ये तो निंदनीय और जुर्म है ही है जी। दूसरी बात, रही बात एनकाउंटर की, तो अब मैं इस केस में ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये एक पारिवारिक मामला है। लेकिन अदरवाइज जितने भी एनकाउंटर यूपी पुलिस के होते हैं, मुझे उनसे यही कहना है और डीजीपी साहब से यही कहना है, व्यक्तिगत रूप से भी मैं कह दूंगा उनसे, कि मुझे लग रहा है निशाना थोड़ा अच्छा हो रहा है पुलिस वालों का। इतना अच्छा होना नहीं चाहिए, गोली थोड़ी चूकनी भी चाहिए और पैर की जगह कहीं ऊपर भी लगनी चाहिए जी। लेकिन इस मामले के लिए नहीं। तो यूपी पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन अभी मैं इसमें कोई अपना मत प्रस्तुत करने से बचूंगा, क्योंकि 1-2 दिन और तथ्य आने दीजिए। अगर इस व्यक्ति ने हत्या की है, वास्तव में पत्नी को जला के मारा है, तो मुझे लगता है इसको भागने का प्रयास करना चाहिए जेल से, और अगली बार निशाना थोड़ा चूक के 7-8-10 इंच ऊपर लगना चाहिए बोले जी। बिल्कुल, लेकिन अगर इस मामले में अभी हम इंतजार करेंगे कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि किसी की हत्या कोई भी कारण हो नहीं की जा सकती है, किसी को अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का। लेकिन इस देश में अगर एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों पर मैं चर्चा करूं तो 6450 हत्याएं दहेज के लिए हुई। 2017 से 22 के बीच भारत में हर साल औसतन 7000 दहेज से संबंधित हत्याएं दर्ज की गई। अगर पिछले साल की बात करूं 2024 में, तो वहां पर भी मामले बहुत ज़्यादा रहे। 2024 में अगर आंकड़ों की बात करें तो 4383 मामले दर्ज किए गए। दहेज हत्याओं की संख्या 292 हुई जो शिकायतें प्राप्त हुई,
और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश में और उत्तर प्रदेश में दहेज को लेकर ये आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ साल बीच में आया जहां पर कम हुआ तो ऐसा लगा कि चलिए अब दहेज से प्रदेश बाहर निकल रहा है, देश बाहर निकल रहा है, लेकिन फिर भी 6000 अगर हत्याएं हो जाती हैं 2022 में, तब फिर तो सोचने वाली बात है। यहाँ पर अगर एक लड़के की हत्या हो जाए, कोई पत्नी मार दे, जैसे अभी केस आया सोनम का, इसके अलावा मेरठ का केस आया, ड्रम में पैक कर दिया, तब इतना बवाल मच जाता है कि देखो एक पुरुष को महिला ने मार दिया, एक पत्नी ने मार दिया। लेकिन 6000 हत्याएं हो जाती हैं और देश खामोश रहता है। देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट में एक कहावत चलती है, ये मतलब जिसे कहते हैं कि डिपार्टमेंटल कानून का फायदा वही उठा लेता है जो गलत होता है। जो आपने आंकड़े बताए हैं, मुझे पक्का पता है इससे कहीं ज्यादा संख्या होगी जो हमारी बच्चियां मारी जा रही हैं इस तरह से, क्योंकि बहुत से केसेस तो रजिस्टर ही नहीं हो पाते जी। और बहुत से केसेस फेक भी रजिस्टर होते हैं। फेक इन द सेंस, हम सिर्फ हत्या की बात कर रहे हैं यहाँ, और कोई नहीं। हत्या में फेक जब मैं कह रहा हूं तो ऐसा कई बार होता है कि हत्या नहीं की जाती लेकिन वो लड़की आत्महत्या कर लेती, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष जिम्मेदार है, लड़का भी जिम्मेदार है। तो देखिए, एक भी बच्ची हत्या क्या, अगर किसी की मारपीट भी हो रही है किसी स्त्री के साथ, तो वो सही नहीं है, वो गलत है, कानूनन भी गलत है और वैसे भी गलत है जी। तो अगर हत्या हुई है और दहेज के लिए इन्होंने हत्या की है, तब तो मैंने बता दिया अगली बार निशाना नहीं चूकना चाहिए, मतलब निशाना थोड़ा चूकना चाहिए, पैर से ऊपर भी लग सकती है गोली, वो दौड़ते समय बैठ सकता है, जब पुलिस पैर में गोली मार रही हो सकता है मुजरिम बैठ जाए। हमने तो कई बार ऐसा देखा है, जीवन में भी हमारे हुआ है, गोली चलाई गई, वो बैठ गया बेचारा, उसके सिर में लग गई। तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे अभी कहना है कि देखिए, इसमें पूरी जांच की जाए। लड़की की जान गई है, उसके परिवार को पूरी सांत्वना मिलनी चाहिए, इसमें न्याय होना चाहिए। देखिए, एक सबसे बड़ी रोहित जी बात है, अदालतें बैठती हैं निर्णय करने के लिए, भारत की अदालतें न्याय करने के लिए नहीं बैठती। पुलिस बैठती है अपराधी को पकड़ने के लिए, जो पंजीकृत अपराधी है उसको पकड़ने के लिए, वो न्याय करने के लिए नहीं बैठती है। जब तक न्याय की भावना नहीं आएगी ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के अंदर कि न्याय चाहिए, तब तक सही निर्णय नहीं हो पाएंगे। और न्याय तभी होगा जब इसकी विवेचना हो, क्योंकि ये मामला सबको, आसपास सरपंचों, पंचायत, सबको मालूम होगा ये चीजें कि जो भी चल रही है, तो उससे पूरा निष्कर्ष निकाला जाए, फॉरेंसिक जांच कराई जाए ठीक से। बर्न केसेस में, चूंकि मैं भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं, बर्न केसेस में ऐसा होता ही नहीं है कि जिसने जलाया उसको बिल्कुल भी बर्न ना हो या कुछ एविडेंसेस ना मिले, फॉरेंसिक एविडेंस। अब ये उन पुलिस अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा पे में छोड़ा जाना चाहिए कि वो जो अधिकारी इसके इंचार्ज हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स इस मामले को देख रहे हैं, दे शुड बी पर्सनली इन्वॉल्विंग आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स एंड इंश्योर कि इसमें न्याय मिले। जी सुनाते हैं जो आरोपी पति विपिन है, उसने क्या कुछ कहा है एनकाउंटर के बाद। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। पुष्कल जी, आपने भी सुना, अब इस बयान के आधार पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बयान के आधार पे कुछ खास नहीं कहा जा सकता। मैं इसमें अपनी एक्सपर्टीज नहीं डालूंगा क्योंकि वो उचित नहीं है। ये लड़का कह रहा है मैंने नहीं मारी है, झगड़े होते रहते हैं। झगड़ों की जब हम जांच करें, रोहित जी आप पत्रकार हैं, आपके पास एक दो दिन में आ जाएगा कि जो पंचायत के पास बातें गई, जो अड़ोसी पड़ोसी ने बयान दिए, किस प्रकार झगड़े होते थे, क्यों। संभव है, ये भी संभव है, जो लड़का बोल रहा है ये भी संभव है कि उसने स्वयं को आग लगाई हो, आत्महत्या की हो, लेकिन आत्महत्या की हद तक क्यों गई वो, उन कारणों पे भी विचार करना है। बिल्कुल। अब जी मर्डर सारे प्रत्यक्ष नहीं होते, अप्रत्यक्ष मर्डर भी होते हैं। आत्महत्या की एबेटिंग ऑफ सुसाइड इज ऑल्सो ए क्राइम। तो हमें देखना है कि न्याय क्या है, इसलिए मैंने कहा निर्णय की नहीं, इन्वेस्टिगेशन करके न्याय की जरूरत है इसमें। जी बिल्कुल न्याय की जरूरत है और उम्मीद करेंगे कि एक सही से जांच हो और जो भी आरोपी हो उनके साथ सही से सलूक किया जाए। लेकिन मैं फिर वही सवाल करूंगा कि समाज, मैं किसी भी समाज को ये नहीं कहना चाहता हूं, ना उसको नीचा दिखाना चाहता हूं, ना बहुत ज़्यादा ऊपर, लेकिन जिस समाज से विपिन आते हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यहाँ पर दहेज प्रथा तो बहुत पुरानी है और दहेज ऐसे वीडियोस बनते हैं कि 2 फॉर्च्यूनर, 1 लैंड क्रूज़र,
60 लाख रुपए 10 चांदी का ही है। कह रहे हैं पहले इस पर कंट्रोल होना चाहिए, इस दिखावे से थोड़ा बिल्कुल निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, देखिए एक इस विषय की हम पीआईएल भी डालने वाले हैं। भारत सरकार को अपने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उसमें बदलाव करने चाहिए। हम इस आशय की एक पीआईएल जल्दी वो डालने वाले हैं। शादी से पहले ही दोनों पक्ष एफिडेविट पे दे करके ये लिखें कि कितना दहेज दिया गया है। दहेज मतलब गिफ्ट कितना दिया गया है, जो भी लेन देन, जो भी खर्चा है दोनों पक्षों का, और जिन टर्म्स में शादी हुई है, दैट शुड बी रजिस्टर्ड। अदरवाइज वो शादी को अमान्य घोषित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुकदमे, ऐसे बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, खुलेआम दहेज लिए जा रहे हैं, बेटियों को मारा जा रहा है, और ऐसे भी बहुत सारे मामले आ रहे हैं जिसमें बेटियां अफेयर करके नीले ड्रम में भरे दे रही लोगों को। तो अब ये समय नहीं है कि हम नारी को अबला समझें और पुरुष को अत्याचारी समझें, या वो समय भी नहीं है कि हम ये समझें कि हर नारी पूतना और ताड़का है। भारत की 99% नारियां अभी भी शुद्ध और पवित्र हैं, 1% पूतना ताड़का है। तो इसके लिए सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि इसको इंस्टीट्यूशनल कर दें कि अब आप जब तक डिक्लेरेशन नहीं करोगे, इससे क्या है, हजारों लाखों की संख्या में जो केसेस लंबित है फैमिली कोर्ट में, जिसमें झूठे दहेज या सच्चे दहेज की बात होती है, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और जहां तक समाज की बात आपने की, ये आपने बहुत उचित प्रश्न उठाया। चूंकि हम भौतिकता से जुड़े हैं, आज हमारे लिए सब कुछ क्या है, जो गाड़ियों से 3-3 चल रहा है वो बड़ा है। हम ज्ञान को, गुण को नहीं, चरित्र को नहीं देख रहे हैं। तो ये समाज को बदलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस समाज से ये आते हैं, जिसकी तरफ आप इंगित कर रहे हैं, उसी समाज की एक बहुत अच्छी बात है कि वो समाज हिंदुओं के बीच एक ऐसा समाज है जहां आज भी बड़े बूढ़ों की पंचायत की चलती है। तो इनको दोषी पाए जाने पे जो सजा सरकार देगी तो देगी, इनके पूरे खानदान को, परिवार को बहिष्कृत करना चाहिए अगर ये दोषी में पाए जाएं, अगर ये दोषी पाए जाएं जी तब। जी जी बिल्कुल। और अब सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की, हालांकि पारिवारिक मामला है और ऐसे मामलों में यही कहा जाता है कि अब हर घर में तो पुलिस तैनात नहीं होगी, लेकिन मौका तो विपक्ष को मिलेगा ही। आपको भी लग रहा है कानूनी फेल्योर? नहीं, देखिए मुझे कानूनी फेल्योर इसलिए नहीं लग रहा कि ये कोई ब्रॉड डे लाइट में सबके सामने कानून को चुनौती दिया हुआ कृत्य नहीं है। देखिए, जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, जब हम लॉ इन्फोर्समेंट की ट्रेनिंग लेते हैं, तो हमको क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स बताया जाता है। उसमें वो क्राइम, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला था, श्री प्रकाश शुक्ला जो करता था वो कानून को चुनौती देते हुए करता था, ब्रॉड डे लाइट में करता था। अतीक अहमद जैसे जो अपराधी, ये ब्रॉड डे लाइट में लोगों को गाड़ियों से रौंदते थे। तो ये वैसा नहीं है। मैं इसे कानून व्यवस्था की चूक नहीं मानूंगा, मैं इसे चूक मानूंगा समाज की व्यवस्था की। जो पॉइंट आपने उठाया उसकी चूक मानूंगा, मैं ये सरपंचों की पंचायत की चूक मानूंगा, और उस घर के, चाहे वो दोनों साइड से, भाई जब आपको कोई दहेज मांग रहा है आपसे, तो लोभी परिवार में आप क्यों अपनी बेटी दे रहे हैं? आप मत दीजिए बेटी, ऐसे परिवारों को मना कर दीजिए बेटी देने से जो लोभ में दहेज मांगते हो। और दूसरी तरफ आप लड़की वालों को भी मेरा ये कहना है कि आप जब देखेंगे कि उसके 80 किल्ला जमीन है, उसका पास बंगला है, 4 गाड़ियां हैं, उसी को हम अपनी लड़की देंगे, तो आप चरित्र नहीं देख रहे हैं आप बच्चे का। आप लड़के का चरित्र देखिए, उसका विवेक देखिए, उसके परिवार की हिस्ट्री देखिए। धन को आप बाद में महत्व दीजिए, लड़के वाले भी धन को बाद में महत्व दें, समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। अब दोनों पक्ष धन को महत्व दे रहे हैं। उन्होंने भी तो जो क्लेम किया है कि एक स्कॉर्पियो और 36 लाख रुपए दिए उन्होंने, यानी कि उनको पता था लालची लोग हैं ये। और हम सिर्फ ये भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि ये चीजें अपने से नहीं रुकेंगी। अगर कोई दे रहा है, ले रहा है, इसी केस में आप देखिए रोहित जी, जो कुछ दिया लिया गया, अगर वो स्टैम्प पेपर में, एफिडेविट में होता कि हमने ये गिफ्ट दिए हैं और इन्होंने ये गिफ्ट दिए, हमने इतना खर्चा किया, इन्होंने इतना खर्चा किया, तो ये नौबत ही ना आती। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कल जी आपका जुड़ने के लिए और राय रखने के लिए। क्या कुछ होना चाहिए ताकि ऐसे मामले आगे ना देखने को मिलें। फिलहाल अभी पूछताछ जारी है, जांच भी चल रही है। आगे जो कुछ भी निकल कर इस पूरे केस से आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना है। पुष्कल जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया।